हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयर बुक 2020 चैप्टर 11 को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक है एनर्जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें बताया कि एनर्जी इज ए की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एनर्जी जो है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए की ड्राइवर है। की ड्राइवर कहने मतलब कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इफिशियंट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए, हर नागरिक के ग्रोथ के लिए एक सस्ता एनर्जी होना, रिलायबल एनर्जी होना, अफोर्डेबल एनर्जी होना, ठीक है, ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके, काफ़ी जरूरी है। ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड फास्टेस्ट इन ग्रोइंग एनर्जी मार्केट। तो इतने ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सपेंशन होने के कारण इंडिया जो है दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट बन चुका है। इंडिया जो है तीसरा मार्केट बन गया। इंडिया सरपास रशिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। तो दुनिया में यदि देखा जाए एनर्जी कंज्यूमर की संख्या देखा जाए तो इंडिया जो तीसरे नंबर पर आ गया है चाइना और यूएसए के बाद, ठीक है। पावर की बात किया जाए तो पावर डेवलपमेंट इंडिया कम्यूनिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के एंड में ही पावर यहाँ पे बनने चालू है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन दार्जिलिंग ड्यूरिंग 1897। तो 1897 के समय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे सेटअप किया गया था। फॉलोड बाय कमीशनिंग ऑफ हाइड्रो पावर स्टेशन शिव समुद्र में कर्नाटक 1902। 1902 में कर्नाटक में शिव समुद्र में हाइड्रो पावर स्टेशन वहाँ पे सेटअप किया गया था। इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, इंडिपेंडेंस के पहले द पावर सप्लाई वाज मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर। पावर सप्लाई मेनली प्राइवेट सेक्टर में था। दैट टू रेस्ट्रिक्टेड टू द अर्बन एरियाज, और खास करके अर्बन एरियाज तक ही था। विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान, सिग्निफिकेंट स्टेप वाज टेकन ब्रिंगिंग अबाउट अ सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ पावर सप्लाई इंडस्ट्री ऑल ओवर द कंट्री। तो कहा जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ 5 ईयर प्लान के तहत, तो इसके तहत मतलब कि इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया। उस और मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की ओर एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया, सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिस्पॉन्सिबल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए जो मिनिस्ट्री कंसर्न है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। द मिनिस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो मिनिस्ट्री क्या क्या काम करती है? तो प्लानिंग करती है, पॉलिसी बनाती है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट। इन ऑल टेक्निकल मैटर मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज सस्टेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो टेक्निकल मैटर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर को असिस्ट कौन करता है, हेल्प कौन करता है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्टेड टू सेंट्रल सेक्टर कॉर्पोरेशन। तो जैसे कह रहा है बहुत सारा इसके तहत कंपनी सेटअप किया गया जो इसको और हेल्प करता है। जैसे एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है निपको। उसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। पावर ग्रिड जो हम लोग नॉर्मली पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से सप्लाई किया जाता है। एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो रिस्पॉन्सिबल ऑल एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन द सेंट्रल सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पावर ग्रिड। नेक्स्ट है सतलज जल विद्युत निगम एंड टेहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ नाथपा झाकरी पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश, प्रोजेक्ट ऑफ टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इन उत्तराखंड रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इसके तहत कई सारे मतलब कि डैम्स आते हैं। द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जैसे दामोदर वैली हो गया, उसी तरह से भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी है। दिस स्टैट्यूटरी बॉडी आर आल्सो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ये तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी याद रखिएगा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, तीनों स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। उसी तरह से प्रोग्राम ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। तो एक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, उसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस किया जाता है। द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन प्रोवाइड टर्म फाइनेंस टू प्रोजेक्ट दिस पावर सेक्टर। द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ सोसाइटी नेमली सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआरआई एंड एनटीपीआई नेशनल एनटीपीआई जो है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं। अ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हैज आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड प्राइमरी टू सजेस्ट मेगा पावर प्रोजेक्ट। जो बड़े पावर प्रोजेक्ट हैं उसको सपोर्ट करने के लिए पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी सेटअप किया गया है। आगे यदि बात की जाए पावर जनरेशन का, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंक्लूडिंग जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्स ड्यूरिंग 2018-19 बाद 1376.096 बेसिक यूनिट, और जबकि ये पहले कितना था उसके एक साल में, तो 1308.146 बेसिक यूनिट, रजिस्टरिंग का ग्रोथ ऑफ 5.2%। इसमें 5.2% का ग्रोथ हुआ। अब डिफरेंट योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेपरेट एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर। तो एग्रीकल्चर फीडर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर को सेपरेट करना। स्ट्रेंथिंग ऑगमेंटेशन ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना।
मीटरिंग इन रूरल एरिया मीटर लगाना, ठीक है। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 3 टारगेट था। रूरल और नॉन एग्रीकल्चर फीडर को, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर को मतलब दोनों के अलग ट्रांसफार्मर सेटअप करना, जो एग्रीकल्चर पर्पज से जहाँ पे बिजली जाता हो और जहाँ नॉन एग्रीकल्चर से जाता हो। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना और उसके अलावा मीटर लगाना। सौभाग्य स्कीम की बात किया जाए, सौभाग्य स्कीम जो है टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री, इसके तहत मतलब टारगेट रखा गया है कि हर घर में बिजली पहुंच जाए। द स्कोप ऑफ अ स्कीम इंक्लूड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू ऑल अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इम्पेटस टू स्ट्रेंथिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर इन द अर्बन एरिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च IDPDS 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका कंपोनेंट क्या क्या है, स्ट्रेंथिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अर्बन एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ट्रांसपोर्ट मतलब कि बढ़ाना, अर्बन एरिया में मीटरिंग करना जहां मीटर नहीं लगाया गया, IT इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एंड स्ट्रेंथिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और IT इनेबल्ड बनाना हो तो उसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना। उदय योजना की बात किया जाए तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका क्या काम क्या है, तो फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ डिस्कॉम। तो डिस्कॉम जो मतलब जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने वाले कंपनी हैं उनके फाइनेंशियल इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए, उनके लिए सोल्यूशन लाने के लिए उदय योजना लाया गया था। थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ लो इंटरेस्ट कॉस्ट, जैसे डिस्कॉम को सस्ते लोन देना, उनका पावर में जो पावर उत्पादन करने में जो कॉस्ट लग रहा है उसको कम करना, उनके रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। उदय वॉलंटरी स्कीम फॉर पार्टिसिपेशन एंड 26 स्टेट एंड 1 टेरिटरी हैव ज्वाइंड इट। तो उदय स्कीम जो है ये वॉलंटरी स्कीम है, मतलब कि इसमें स्टेट चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो अभी तक 26 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी ज्वाइन किया गया है। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ग्रिड। नेशनल पावर ग्रिड इन द कंट्री इज बीइंग डेवलप्ड इन द फेज्ड मैनर। पावर ग्रिड को डेवलप किया जा रहा है फेज्ड मैनर में। ऑल 5 रीजनल ग्रिड नेमली नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउदर्न, पांचों रीजन जो है उसको इंटरकनेक्ट किया गया है ताकि बिजली को कहीं भी, मतलब कि एक बार ऐसा हुआ था 2012 में कि एक एरिया में बिजली कट गया था, नॉर्थ इंडिया कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुका था, ठीक है, बिजली नहीं था वहाँ पे। तो उस केस में क्या ऐसे केस दोबारा ना हो, इसलिए जितना भी ग्रिड है सबको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है ताकि यदि किसी एक एरिया में ब्लैकआउट का सिचुएशन आ जाए कि वो सब बिजली एकदम खत्म, यहाँ तक कि रेलवे का भी बिजली कट गया था उस समय 2012 में, तो उस केस में क्या किया जाएगा, अब जैसा होगा तो दूसरे एरिया से बिजली यहाँ पहुँच जाएगा। पहले क्या था कि नॉर्दर्न रीजन के लिए अलग था, साउदर्न के लिए अलग था, तो हर किसी का रीजन अलग बटा हुआ था, एक स्टेट का ग्रुपिंग बनाया हुआ था। और उसी स्टेट से मतलब कि जैसे देखा जाए तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, मान लीजिए कितने का ग्रुप बना दिया गया। तो पहले बिजली इतना ही दूर में ट्रांसफ़र होता था, इतना दूर के लिए अलग सब कुछ था, ठीक है। यदि अब क्या है कि पूरे कंट्री को एक ही ग्रिड में बदल दिया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसके तहत क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू पुअर हाउस होल्ड स्पेशली रूरल एरिया, गवर्नमेंट हैव लॉन्च प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसके तहत BPL के जो लोग हैं, BPL उसको फ्री LPG कनेक्शन दिया जाता है। इसका टारगेट पहले 5 करोड़ था, जो अब बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया गया है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एक्सेस टू क्लीन कुकिंग फ्यूल LPG टू BPL हाउस होल्ड। तो इसका मेन टारगेट क्या था कि BPL हाउस होल्ड को फ्री में LPG प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, और ताकि उनको कोयला पे या फिर काउडंग पे डिपेंडेंट न रहना पड़े। अभी तक जो यहाँ पे देखा है 5.55 करोड़ BPL फैमिली को मिल चुका है। पहल स्कीम क्या है, पहल यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, जिसको DBT बोला जाता है अंग्रेजी में, है ना। तो इसके तहत क्या है कि टारगेटेड सब्सिडी डिलीवरी करना LPG कंज्यूमर को, मतलब उनका जो सब्सिडी होता था उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। पहले क्या होता था कि सरकार सब्सिडी कंपनी को देती थी, जैसे हम लोग यदि HP का सिलेंडर लिए हुए हैं तो हम लोग को 500 देना पड़ता था, HP को सरकार 300 दे देती थी। इस तरीके से पहले भी सरकार को 800 में ही बेचना पड़ता था। अब क्या होता है, हम लोग को पूरा पैसा देना पड़ता है, सरकार हम लोग को पैसा दे देती है, ठीक है। नेक्स्ट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज कंसर्न विद एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इसके लिए अलग मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑयल एंड गैस अकाउंट फॉर अराउंड 35% शेयर इन द इंडियाज एनर्जी कंजम्पशन। तो इंडिया के जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें ऑयल और गैस का शेयर देखा जाए, पेट्रोलियम और गैस का शेयर देखा जाए तो 35% है। इनफैक्ट इंडिया सरपास जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर। तो इंडिया जो है जापान को पीछे छोड़ दिया तीसरा ऑयल कंज्यूमर के रूप में, USA और चाइना के बाद 2015 में। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। इंडिया में यदि देखा जाए प्रोडक्शन कितना होता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, तो यहाँ पे देखते हैं कि द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फॉर 2017-18 में 35.68 मिलियन मीट्रिक टन। तो इतना मीट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ था, 35.68 मिलियन मीट्रिक टन इंडिया में, एज अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑफ 36.01 मीट्रिक टन 16-17। तो यानी कि यहाँ पे घट गया है ना, हल्का सा डिक्लाइन हुआ 0.9% का। नेचुरल गैस प्रोडक्शन ड्यूरिंग 17-18 में 32.649 बिलियन क्यूबिक मीटर, रजिस्टर्ड 2.3% इंक्रीज, जो कि जिसमें इंक्रीज देखा गया है। द प्रोजेक्टेड क्रूड ऑफ प्रोडक्शन इन 2018-19 37.01 मिलियन मीट्रिक टन,
रिफाइनिंग कैपेसिटी देखा जाए इंडिया का रिफाइनिंग कैपेसिटी विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिफाइन, यहाँ पे बताया इंडिया रिफाइनिंग इंडस्ट्री इज डन वेल इन एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ अ मेजर प्लेयर ग्लोबली। तो इंडिया में रिफाइनिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया जो दुनिया में सेकंड नंबर का रिफाइनर है, सॉरी एशिया में चाइना के बाद। विच इज इमर्जिंग ए रिफाइनरी हब। तो जैसे बहुत सारा कंट्री क्या होता है पेट्रोल खरीदता है, जैसे हम लोग यदि एक्सपोर्ट वाला चैप्टर पढ़े हुए थे कॉमर्स वाला, तो देखेंगे क्या इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि मतलब एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, है ना, इंडिया की तरफ से देखा जाए तो एक्चुअली होता है कि हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं, हम लोग पेट्रोलियम खरीदते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, फिर उसको रिफाइन करके डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं। ये काम हम अपने घर पे करते हैं, इंडिया के अंदर करते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो रिफाइन हो जाता है तो उसको हम लोग बेचते हैं, हम लोग पेट्रोल बेचते हैं, पेट्रोलियम नहीं। जैसे हमसे नेपाल पेट्रोल खरीदता है, भूटान हमसे पेट्रोल खरीदता है, उसके अलावा श्रीलंका हमसे पेट्रोल डीजल खरीदता है ना। तो इस तरीके से हम उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर है एशिया में चाइना के बाद, ठीक है। इंडिया का रिफाइनिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कराते हैं, जैसे 220 मिलियन मेट्रिक टन जो है इंपोर्ट कराया गया था, जिसका वैल्यू देखा जाए तो 5,65,951 करोड़ था। पिछले साल यदि देखा है तो 213 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग करवाए थे, मतलब इंपोर्ट करवाए थे, जिसमें यदि देखा है 3% का इंक्रीज हुआ है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत टू रोल आउट मेक इन इंडिया कैंपेन इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, अ पॉलिसी टू प्रोवाइड परचेज प्रेफरेंस इन ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री एज अप्रूव्ड। इसके तहत क्या किया कि एक परचेज प्रेफरेंस दिया गया, मतलब कि हम लोग कहाँ से खरीदेंगे, प्रेफरेंस किसको देंगे। द पॉलिसी एम टू इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज प्लेयर इन द डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो कहा गया कि इसमें मेन ये टारगेट रखा गया कि डोमेस्टिक या जो ओवरसीज प्लेयर हैं इंडिया के डोमेस्टिक में ऑयल को खोजे, मतलब कि घर इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ और ऑयल अभी निकल सकता है, इस बारे में ध्यान दें, इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि हम लोग इंपोर्ट पे थोड़ा सा कम कर सके अपना डिपेंडेंस। सहज की बात किया जाए तो सहज वाज अ डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनी फॉर रिलीज ऑफ एलपीजी कनेक्शन विथ ऑनलाइन पेमेंट एंड इश्यूएंस ऑफ ईएसबी अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड द फैसिलिटी इज नाउ अवेलेबल ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो सहज क्या था, तो एक डिजिटल इनिशिएटिव था ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा, ठीक है। और इसके तहत क्या था, ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन लिया जाता था ऑनलाइन पेमेंट के साथ, ये था सहज पोर्टल के तहत। एनर्जी सिक्योरिटी की बात किया जाए तो द गवर्नमेंट हैज टेकन की पॉलिसीज इनिशिएटिव इन अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन सेक्टर टू ऑगमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस इन कंट्री विद अ व्यू टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस डिस्कवर्ड अ स्मॉल फील्ड पॉलिसी वाज नोटिफाइड। तो इसके तहत क्या था, एनर्जी सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या हो कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि पेट्रोल हम लोग को कोई देश मिले ही नहीं, मतलब कि पेट्रोल किसी देश से इंडिया को मिले ही नहीं, है ना, मतलब हमारे पास पैसा भी हो लेकिन कोई पेट्रोल दे नहीं रहा है, डीजल दे नहीं रहा है ना। तो इसके लिए इसी को बोलते हैं एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट इतना स्टॉक लेकर के चलती है कि एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन रहता है कि यदि कोई नहीं भी दे तो हम लोग 1-2 महीना चल सके, उतने दिन में कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। प्राइसिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम पदार्थ का प्राइसिंग कैसे होता है, तो याद रखिएगा जीएसटी के अंदर अभी नहीं आता, पेट्रोल जो है जीएसटी के अंदर नहीं आता है। द एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म ऑफ और कोस्ट प्रोडक्शन और कोस्ट प्लस प्राइसिंग फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इंट्रोड्यूस 1976। तो इसको 1976 में एक आया था एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है, जिसको 2002 में ख़त्म कर दिया गया कंसिक्वेंट टू द डीरेगुलेशन ऑफ द ऑयल सेक्टर इंडिया, ताकि डीरेगुलेशन हो सके ऑयल सेक्टर का। डीरेगुलेशन मतलब सरकार का हस्तक्षेप वहाँ पे कम हो सके। द गवर्नमेंट नोटिफाइड दैट प्राइसिंग ऑफ ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट पीडीएस केरोसिन एंड डोमेस्टिक एलपीजी वुड बी मार्केट डिमांड डिटरमाइंड। तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा उसमें बोला गया कि एलपीजी और केरोसिन को छोड़ करके, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो केरोसिन है उसके बाद डोमेस्टिक एलपीजी को छोड़ करके सरकार किसी का भी प्राइस अब डिटरमाइन नहीं करेगी। अब तो एलपीजी को भी हटा दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब कि प्राइस अपने आप बढ़ते घटते जाता है ना। इन 2006 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रंगराजन कमेटी, 2006 में रंगराजन कमेटी के आधार पर द गवर्नमेंट चेंज द प्राइसिंग मैकेनिज्म पेट्रोल एंड डीजल फॉर इंपोर्ट पैरिटी टू ट्रेड पैरिटी। ट्रेड पैरिटी बीइंग इन द वेटेड एवरेज ऑफ इंपोर्ट पैरिटी एंड एक्सपोर्ट पैरिटी इन द रेशियो 80-20 व्हाइल द प्राइसिंग पीडीएस केरोसिन डोमेस्टिक एलपीजी कंटिन्यू इंपोर्ट पैरिटी बेसिस। तो यहाँ पे देखिए 2 तरह का होता है प्राइसिंग करने का मैकेनिज्म होता है, 2 तरीके से, एक होता है ट्रेड पैरिटी, एक होता है इंपोर्ट पैरिटी, ठीक है। तो पहले दोनों के अंतर समझ लेते हैं। ट्रेड पैरिटी बीइंग वेटेड एवरेज ऑफ इंपोर्ट पैरिटी एंड एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस इन द 80-20। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेड पैरिटी और इंपोर्ट पैरिटी क्या होता है, तो पैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है एक्सपेक्टेशन, जैसे आम भाषा में समझाते हैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में पैरिटी को, ठीक है। दोनों इकोनॉमिक्स का काफ़ी एक डिफिकल्ट वर्ड है, इंपोर्ट पैरिटी और ट्रेड पैरिटी। पैरिटी क्या होता है, जैसे इंपोर्ट पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, मतलब यदि आप एक अनुमान लगा रहे हैं, कोई भी एक आदमी अनुमान लगा रहा है कि यदि हम इंपोर्ट कराएंगे तो हमको कितना खर्च पड़ेगा। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम यदि फल खरीदते हैं, आज 2 केजी सेव खरीदते हैं, एक दर्जन केला खरीदते हैं, या फिर 2 केजी आलू खरीदते हैं, तो इतना में हमको क्या प्राइस देना पड़ेगा। तो आप घर से एक अनुमान लगा जाते हैं कि कुल मिला के लगभग 200 रुपया खर्च होगा, तो आप उतना लेकर के जाते हैं, तो 200 रुपया आपका
एक तरह से बोल सकते हैं आपका बाइंग पैरिटी हो गया है ना, खरीदने का पैरिटी। पैरिटी मतलब एक्सपेक्टेशन, आशा, कितना आप कितना उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरिटी। तो इंपोर्ट पैरिटी का मतलब होता है कि इंपोर्ट कराने के पहले जो एक मोटा मोटी बिल बनाया जाता है कि हम इतना पेट्रोल ला रहे हैं वहाँ से खरीदेंगे तो हमको कितना खर्च करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट पैरिटी। ट्रेड पैरिटी का मतलब क्या होता है कि यदि हम उसको बेचेंगे, है ना, ट्रेड पैरिटी को एक्सपोर्ट पैरिटी भी बोला जाता है। तो ट्रेड पैरिटी का मतलब क्या होता है कि बेचेंगे तो हमको कितना मिलेगा, है ना। तो आप किसी को खरीद रहे हैं, खरीदते समय सोच रहे हैं कि इतना को इसको यदि हम बेचेंगे तो क्या हमको मिलेगा, तो उसको ट्रेड पैरिटी या एक्सपोर्ट पैरिटी बोला जाता है। तो वही कहा रहा है कि रंगराजन कमेटी के आधार पर गवर्नमेंट जो पेट्रोल और डीजल का जो प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म था पहले इंपोर्ट पैरिटी पे था, यानी कि हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं उसमें कितना खर्च होगा उसके आधार पे यहाँ हम लोग जोड़ देंगे। मतलब कि क्या किया गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट अपना एक प्रॉफिट फिक्स कर लिया कि हम 1 लीटर पे 5 रुपये अर्निंग करेंगे। यदि बाहर से 30 रुपये लीटर आ रहा है तो गवर्नमेंट कैसे बेचेगी, 35 रुपये। यदि बाहर से 35 रुपये आ रहा है तो गवर्नमेंट बेचेगी 40 रुपये। तो ये हो गया इंपोर्ट पैरिटी, ठीक है। ट्रेड पैरिटी क्या हो गया यहाँ पे कि यदि हम गवर्नमेंट क्या किया कि यहाँ पे इसको जो फ्लेक्सिबल कर लिया, है ना, ये जो अपना प्रॉफिट था उसको फ्लेक्सिबल कर लिया। यदि बाहर से सस्ता आ रहा है ना, यहाँ पे सोच लिया कि हम जनता को 50 रुपये ही लीटर देंगे। यदि बाहर से 30 रुपये आ रहा है तो हम 20 रुपये कर देंगे अपना प्रॉफिट। यदि बाहर से 40 रुपये आ रहा है तो हम अपना प्रॉफिट को 10 रुपये घटा के 50 रुपये देंगे। मतलब कुछ भी हो जाए जनता को 50 रुपये ही हम देंगे, है ना। तो ये यदि कर लिया तो इसको बोलते हैं ट्रेड पैरिटी या फिर एक्सपोर्ट पैरिटी। जैसे आप देख रहे होंगे हाल के प्राइस में, अभी जैसे प्राइस जो होता है आप देखे होंगे कि अभी सुन रहे होंगे तेल का प्राइस जो लॉकडाउन के समय काफ़ी कम गया था, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था, है ना, सऊदी अरब के में वहाँ पे या फिर रसिया में काफ़ी ज़्यादा प्राइस कम गया था, लेकिन जनता को उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सरकार वहाँ पे अपना टैक्स बढ़ा दिया, है ना। तो एक क्यों बढ़ाया? क्योंकि अभी जो सरकार का पॉलिसी वो ट्रेड पैरिटी पे है, ठीक है। यदि यही इंपोर्ट पैरिटी पे रहता जो पहले तय होता था 1926 के आसपास, यदि यही इंपोर्ट पैरिटी रहता तो सरकार को अपना भाव घटाना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, इसका प्राइस तो यहाँ पे जो था उसका जो सरकार का प्रॉफिट जो था वो फिक्स था, है ना। तो यदि यहाँ प्राइस कम रहा है तो टोटल प्राइस भी कम जाएगा। लेकिन सरकार क्या किया, यहाँ पे अपना फ्लेक्सिबल कर दिया और एक टारगेट कर लिया कि हम जनता को इतना ही रुपये में बेचेंगे। तो ये हो गया एक्सपोर्ट पैरिटी या फिर ट्रेड पैरिटी, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये दोनों टेक्निकल वर्ड समझ में आया होगा, इंपोर्ट पैरिटी और ट्रेड पैरिटी, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL जो एक तरह का नवरत्न है, इसके तहत 2 रिफाइनरी आते हैं, एक मुंबई में है, ठीक है, और दूसरा विशाखापट्टनम में है। ये याद रखिएगा, एक तरह का नवरत्न है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब कि एक तरह का सरकारी कंपनी है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल जो होता है, ठीक है, 1984 में इसका बनाया गया था और ये नेचुरल गैस के सेक्टर में वर्क करता है। एक 82 डे इंटीग्रेटेड कंपनी इन द नेचुरल गैस वैल्यू चेन विद द ग्लोबल फुटप्रिंट। इसका दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब गेल जो है दुनिया में भी काम करता है, ठीक है, दूसरे कंट्री में भी काम करता है। इसका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, गैस ट्रंक पाइपलाइन कवरिंग अ लेंथ ऑफ 8700 किलोमीटर। फर्दर टू स्ट्रेंथन पोजीशन इंडिया प्रीमियम इंटीग्रेशन गैस कंपनी गेल है सेटअप एन LNG इंपोर्ट। गेल के द्वारा अब LNG इंपोर्ट कराया जा रहा है। LNG एक तरह का गैस होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जैसे LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई कर दिया तो LPG कहलाएगा, वैसे नेचुरल गैस को लिक्विफाई कर दिया तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहलाएगा। CNG क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके ला रहा है तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। आ रहा है नेचुरल गैस ही, उसको लिक्विड फॉर्म में करके लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है लिक्विड में? क्या ताकि इसको पाइपलाइन के सहारे लाया जा सके, तो लाने का जो कॉस्ट होता है वो बच जाएगा, है ना। IOCL की बात करते हैं, इंडियन कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इंडिया फ्लैगशिप नेशनल ऑयल कंपनी, ये भी एक नेशनल ऑयल कंपनी, सरकारी ऑयल कंपनी है। और डील कैसे करता है, तो इंटायर हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन, ठीक है, रिफाइनिंग फ्रॉम रिफाइनिंग पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हर सेक्टर में काम करता है, ठीक है। काफ़ी बड़ा कंपनी है IOCL। BPCL की बात किया जाए, जिसको भी गवर्नमेंट बेचने के लिए सोच रही थी, BPCL इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनी है इन डाउन स्ट्रीम सेक्टर, इंगेज इन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। किस सेक्टर में वर्क करता है, रिफाइन करता है क्रूड ऑयल को। मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो डाइवर्सिफाइड इनटू प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग पेट्रोलियम फीडस्टॉक। BPCL इज रिफाइनेड मुंबई कोची, इसका मुंबई में और कोची में रिफाइनरी है। ONGC की बात किया जाए, ONGC की बात किया जाए, ये काफ़ी एक बड़ा कंपनी, इसका एक विदेश का शाखा है, ONGC विदेश के नाम से जाना जाता है। इसका काम क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इसका मेन काम एक्सप्लोर करना, क्रूड ऑयल को कहाँ है उसको पता लगाना, है ना, प्रोडक्शन करना। इसको 1993 में बनाया गया था, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको सरकारी कंपनी बनाया गया था, ठीक है। और पार्लियामेंट के एक्ट के तहत ONGC विदेश, जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे, एक कहाँ इंगेज थे, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में वर्क करता है, जैसे रसिया में भी ये वर्क करता है, उसके अलावा मिडिल ईस्ट वाले कंपनी में काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। इसको 1965 में बनाया गया था हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड के रूप में,
परफॉर्मेंस इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन बिजनेस। द कंपनी वाज रिक्रिस्टेड एट ओएनजीसी विदेश इन 1989। इसका नाम बदल के ओएनजीसी विदेश किया गया 1989 में। इट हैज पार्टिसिपेटेड इन आइदर डायरेक्टली और थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर इन 30 प्रोजेक्ट इन 15 कंट्री। तो 15 कंट्री में वर्क करता है, या तो सीधे अपने वर्क करता है या फिर इसी का कोई सब्सिडरी कंपनी वहाँ पे वर्क करता है। 9 प्रोजेक्ट ऑपरेटेड बाय ओवीएल, जिसमें 15 कंट्री में 30 प्रोजेक्ट वर्क किया है इसके द्वारा, और 30 में डायरेक्टली इसी के द्वारा 9 प्रोजेक्ट पे वर्क किया गया, 7 पे ज्वाइंटली मैनेज किया है, 14 इसके पार्टिसिपेट मतलब कि 14 में पार्टिसिपेट किया। करेंटली ओवीएल यानी ओएनजीसी विदेश जो है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन फ्रॉम 10 प्रोजेक्ट अभी जो 8 कंट्री में वर्क कर रहा है, जैसे रसिया में, जैसे मैंने बताया रसिया में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, आप देख सकते हैं कि ऐसे कंट्री में भी कर रहा है, वियतनाम, कोलंबिया, सूडान, साउथ सूडान, वेनेजुएला, ठीक है, ब्राज़ील। ओएनजीसी विदेश काफ़ी एक मतलब कि दुनिया लेवल पे प्रेस्टिजियस कंपनी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया के लिए काफ़ी एक शान के जैसा कंपनी है, इंडिया का प्राइड है ये। भारत पेट्रोल रिसोर्स लिमिटेड की बात किया जाए तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में। ये होली ओन्ड सब्सिडरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शन आर्म ऑफ भारत पेट्रोलियम, ये बीपीसीएल के अंदर ही है ना, मतलब कि इसका जो ओनर जो है बीपीसीएल का ओनर जो रहेगा वो भी इसका ओनर कहलाएगा, तभी जो है इसका ओनर गवर्नमेंट ही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात किया जाए, ओएल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज इंगेज इन द बिजनेस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो इसका काम क्या है, तो एक्सप्लोर करना, प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्टर करना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। 1959 ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड टू एक्सपेंड एंड डेवलप द न्यूली डिस्कवर्ड फील्ड ऑफ नहरकटिया एंड मोरान इन असम। तो इसको बनाया गया था एक प्राइवेट कंपनी के रूप में, लेकिन ये सरकारी कंपनियां भी है, ठीक है। उस समय असम में एक जगह है नहरकटिया और मोरान, वहाँ पे नया नया कुआं निकला था ऑयल का, तेल का, वहाँ पे नया नया भंडार मिला था, तो उसी को डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया था। कोयला की बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऐसा भी बात किया जा रहा था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं गया है। उसके तहत क्या किया जाएगा, जो जितने भी एनर्जी सेक्टर के मिनिस्ट्री हैं, जैसे कोल सेक्टर, पेट्रोलियम के लिए अभी क्या है, पावर के लिए अलग है, बिजली के लिए, पेट्रोल के लिए अलग है, कोयला के लिए अलग है, पानी के लिए अलग, यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है तो, है ना। जिस तरह से नदी वाले सेक्टर में देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज बनाया गया, डिफरेंट मिनिस्ट्री को ज्वाइन करके, जल शक्ति मंत्रालय, तो उसी तरीके से यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की बात किया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो अभी बस बात किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल। तो कोल कहाँ पे कितना मिलेगा, कैसे निकाला जाएगा, है ना, कौन निकालेगा, ये सब का मतलब कि जो मिनिस्ट्री जो है कोल मिनिस्ट्री इसको डिटरमाइन करता है। द की फंक्शन आर एक्सरसाइज थ्रू पब्लिक सेक्टर एंड टेकिंग नेमली कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो मेन काम होता है एक सरकारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा फिर एक और कंपनी सरकारी है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लिग्नाइट एक तरह का कोयला का टाइप होता है, कोयला 4 टाइप का होता है, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। एंथ्रासाइड जिसमें सबसे बढ़िया वाला होता है, और पीट सबसे खराब वाला होता है ना, और बिटुमिनस लिग्नाइट बीच वाला होता है। उसके बाद सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ये भी एक सरकारी कंपनी, एक जो है ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, मतलब कि सरकारी प्राइवेट दोनों है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कंपनी है 51-49 में, मतलब 51 तेलंगाना का पैसा लगा और 49 इंडिया गवर्नमेंट का, तो कंप्लीटली बोल सकते हैं सरकारी ही है, फिर भी ज्वाइंट सेक्टर के अंदर आता है, मतलब क्योंकि 2 आदमी है ना इसमें, 2 गवर्नमेंट है, ठीक है। कोल रिजर्व की बात किया जाए तो 391.02 बिलियन टन कोल रिजर्व हैव बीन एस्टिमेटेड फॉर जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जीएसआई जो है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, मतलब इसका मुख्यालय बताइए और इसका स्थापना कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च करके। द रिजर्व हैव बीन फाउंड मेनली झारखंड, तो इतना बिलियन टन इसके द्वारा पता लगाया गया। और ये रिजर्व मेनली कहाँ है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, एमपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले रीजन में। पहले बिहार में था, बिहार के अलग हो गया झारखंड, तब झारखंड में चला गया। लिग्नाइट रिजर्व की बात किया जाए तो लिग्नाइट रिजर्व इन द कंट्री एस्टिमेटेड 145.66 बिलियन टन बाय जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द मेजर डिपॉजिट्स लिग्नाइट का जो डिपॉजिट है कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में भी कोयला मिलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। कोल प्रोडक्शन की बात किया जाए तो ओवरऑल कोल प्रोडक्शन फॉर 2018-19 was projected 730 मिलियन टन, ड्यूरिंग 18-19 द एक्चुअल प्रोडक्शन 730.25। तो मतलब आशा किया गया था 730 मिलियन टन टारगेट रखे है, तो उस टारगेट को अचीव कर लिया गया। पिछले साल जो टारगेट था 675, उससे 8% ज़्यादा। कोल इंडिया लिमिटेड की बात किया जाए तो एक तरह का महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आता है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। CIL इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, दुनिया का देखा जाए तो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है CIL, तो ये याद रखिएगा। CIL ऑपरेट थ्रू 82 माइनिंग एरिया, इसका 82 माइनिंग एरिया, 8 प्रोविंशियल स्टेट में, 8 स्टेट में वर्क करता है। इट हैज 42 माइंस, 237 आर अंडरग्राउंड, 166 आर ओपन कास्ट एंड 26 मिक्स्ड माइनिंग माइंस। तो कहने का मतलब है 237 अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइनिंग होता है, जिसमें गड्ढा कम करना पड़ता है। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग में एक तरह का सुरंग बनाया जाता है, उसके तहत अंदर जाकर माइनिंग किया जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि पूरे अर्थ को हटा दिया जाता है ना। जैसे आप समझ सकते हैं तालाब जैसा गड्ढा इसमें किया जाता है ओपन कास्ट माइनिंग में, इसमें कोई सुरंग वगैरह नहीं होता है, मतलब ऊपर से देखा जा सकता है कहाँ, मतलब ये ऐसा कहाँ पे किया जाता है ओपन कास्ट माइनिंग, जहाँ पे कम गहराई पे मिनरल मिलता है, ठीक है। और जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई पे तो वहाँ पे क्या है सुरंग बना करके वहाँ तक पहुँचा जाता है।
और 26 मिक्स्ड माइनिंग है, जहाँ पे ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों तरह का मिक्स्ड है। CIL इज द अपेक्स बॉडी इन द कोल इंडस्ट्री अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत CIL सबसे हाई लेवल का बॉडी है। कोल इंडिया इज होल्डिंग कंपनी विद 7 होली ओल्ड कोल प्रोडक्शन सब्सिडी। इसके तहत 7 कंपनी आता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर 7 कंपनी आता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा कंपनी है। नेवेली निगलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात किया जाए तो इसको रजिस्टर किया गया था कंपनी एक्ट 1956 में। कंपनी एक्ट जो है कंपनी एक्ट 1956, उसके तहत माइनिंग ऑपरेशन इन माइन 1 वर फॉर्मली इनॉग्रेटेड 1957। नेवेली लिगलाइट कॉर्पोरेशन है जो कंपनी नवरत्न, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया 2011 से। इसको महारत्न का दर्जा था कोल इंडिया लिमिटेड को, है ना, महारत्न था। और इसका ऑफिस जो है चेन्नई में है और कॉर्पोरेट ऑफिस नेवेली तमिलनाडु में है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसका एक अलग मिनिस्ट्री है। तो इंडिया में जैसे अभी देख सकते हैं कई मिनिस्ट्री वर्क करता है एनर्जी सेक्टर में, इसलिए बोला जा रहा है कि एक अलग मिनिस्ट्री ही बना दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो मेनली ये किस सेक्टर में डील करता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में डील करता है। The ministry has been facilitating the implementation of broad spectrum program including harnessing renewable power, renewable energy for rural area, lighting, cooking, तो हर तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में डील करता है। अब देख सकते हैं इंडिया का सिनारियो यदि देखा जाए तो ओवर द ईयर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द कंट्री हैज इमर्ज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्रिड कनेक्टेड पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में एनर्जी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ना, पिछले कई सालों में। ऐसे एरिया में जहाँ पे मतलब कि नॉर्मल लाइट नहीं पहुंच सकता, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे पॉल गाड़ना, ट्रांसफार्मर बनाना पॉसिबल नहीं था, तो वहाँ पे सोलर सेक्टर का यूज करते हुए वहाँ पे बिजली प्रोड्यूस पहुँचाया गया है। एक नेशनल सोलर मिशन है ना इसके लिए, ताकि फ्यूचर में किस तरीके से वर्क किया जाए। ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट, तो एट प्रेजेंट अराउंड 69.5% ऑफ इंडिया पावर जनरेशन बेस्ड ऑन कोल। तो अभी जो इंडिया का 69.5% जो पावर जनरेशन है कोल बेस्ड है। इन एडिशन देयर इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंपॉर्टेंट ऑयल। यहाँ तक कि अभी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट ऑयल पे हम लोग दिन पे दिन ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, है ना, जो पेट्रोलियम पे, विच इज लीडिंग टू इम्पोर्ट अराउंड 33% ऑफ इंडिया टोटल एनर्जी नीड्स। डिस्पाइट इंक्रीज इन इंस्टॉल कैपेसिटी बाई मोर देन 113 टाइम्स, इंडिया इज नॉट अ पोजिशन टू मीट इट्स पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एज वेल एज एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो कहा जा रहा है कि जैसे देखा जाए तो सोलर एनर्जी में पिछले कई सालों में 113 गुना डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। इंडिया फेसेस चैलेंज टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ रिलायबल एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ऑल सिटीजन। ऑलमोस्ट 85% ऑफ रूरल हाउस डिपेंड ऑन सॉलिड फ्यूल। आज भी जो है सॉलिड फ्यूल पे रूरल हाउस लगभग 85% रूरल हाउस आज भी जो है सॉलिड फ्यूल पे डिपेंडेंट है कुकिंग नीड के लिए। 55% देम हैव टू इलेक्ट्रिसिटी, 55% उसमें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेस हैं। हाउएवर इन दिस टू लो एक्सेस मोस्ट रूरल एरिया फेस इशू विद क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो कहा जा रहा है कि हालांकि देखा जाए तो अभी भी बिजली का क्वालिटी वहाँ पे काफ़ी कम है। कहने का मतलब कि बिजली काफ़ी कम समय के लिए आती भी है, तो कहीं वोल्टेज कम रहता है तो कभी तुरंत चली जाती है। इंडिया हैज टेकन अ वॉलंटरी कमिटमेंट ऑफ रिडक्शन इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट GDP ऑफ 33-35% फ्रॉम 2005 लेवल बाई 2030। तो इंडिया के द्वारा एक कमिटमेंट किया गया पेरिस क्लाइमेट समिट में कि अपना जो है वो जो है 2030 में जो है 2005 के लेवल के 33-35% कम इमिशन करेगा। इंडिया इज कमिटेड टू अचीव अबाउट 40% कम्युलेटिव इलेक्ट्रिक इंस्टॉल पावर नॉन फॉसिल फ्यूल। इंडिया जो है एक और टारगेट रखा है कि 40% हम अपना नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लाएंगे 2030 तक। ठीक है, देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इंडिया में कितना पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इंडिया हैज एस्टिमेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल अबाउट 900 गीगावाट फॉर कमर्शियली एक्सप्लोटेड सोर्स। तो जैसे विंड से 102 गीगावाट, स्मॉलर हाइड्रो पावर प्लांट से 20 गीगावाट, बायो एनर्जी से 25, सोलर पावर 750 गीगावाट। ठीक है, तो इतना मतलब कि इस्टीमेट किया गया है, इतना आ नहीं रहा है, इतना इस्टीमेट किया गया है। ठीक है, द मिनिस्ट्री हैज टेकन अ न्यू इनिशिएटिव इन 2014 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंड रिसोर्सेज असेसमेंट इन अनकवर्ड न्यू एरिया विथ एम टू असेस द रियलिस्टिक पोटेंशियल 100 मीटर लेवल इन 500 न्यू स्टेशन। तो कहा जा रहा है कि जैसे मिनिस्ट्री के द्वारा और भी कई जगह देखा जा रहा है कि कहाँ विंड एनर्जी को ज़्यादा, जैसे विंड एनर्जी 102 गीगावाट यहाँ पे है, तो और भी कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि 80 मीटर मास हाइट, तो 80 मीटर के हाइट तक ही अभी तक विंड एनर्जी सेटअप किया जा रहा है। उसको 100 मीटर के लेवल तक बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखा गया है, उसके लिए विंड एटलस बनाया गया है कंट्री में। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज डेवलप्ड अ बायोमास एटलस भी बनाया गया है इसके लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए, ताकि जैसे जो गोबर गैस होता है ना, उसको डेवलप किया जाए गाँव में। रिन्यूएबल एनर्जी फॉर रूरल एप्लीकेशन, तो रूरल एप्लीकेशन के रिन्यूएबल एनर्जी जैसे वहाँ पे सोलर डिवाइस से पहुँचाना, या फिर सोलर बायोमास गैस फायर सोलर कुकर पहुँचाना, थर्मल सिस्टम पहुँचाना। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सिस्टम यानी कि जो सौर प्लेट होता है उसको पहुँचाना रूरल और सेमी रूरल एरियाज में।
नेक्स्ट है न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रोग्राम। इसके तहत क्या है, न्यू नेशनल बायोगैस ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल। इसका मेन टारगेट क्या है, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल मिले सबको, लाइटनिंग थर्मल स्मॉल पावर नीड ऑफ फार्मर, है ना, छोटे मोटे जरूरतों को पूरा किया जाए गोबर गैस की मदद से, बायोगैस की मदद से। नेशनल सोलर मिशन, इसको 2010 में लॉन्च किया गया था नेशनल सोलर मिशन को, ठीक है। और इट वाज द फर्स्ट मिशन टू ऑपरेट अंडर द नेशनल एक्शन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज पे जो प्रॉमिस किया गया था पेरिस क्लाइमेट चेंज में, उसके तहत लिया जाने वाला पहला एक्शन था, है ना, नेशनल सोलर मिशन। सोलर ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम, तो इसके तहत जितना भी बिल्डिंग बनेगा ग्रीन बिल्डिंग बनेगा, कहने मतलब कि उस पर सोलर प्लेट लगाया जाएगा, उस पर आसपास मतलब उसके जितना उसके कारण नुकसान हो रहा है वातावरण को उतना पेड़ लगाया जाएगा, ताकि वो हर तरह से मतलब मैनेज करे, कार्बन न्यूट्रल हो जाए। द मिनिस्ट्री हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग अ स्कीम ऑन एनर्जी एफिशिएंट सोलर ग्रीन बिल्डिंग सिंस 2009 में ही ये स्कीम लाया गया था। इसका एम क्या है, तो वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सोलर ग्रीन बिल्डिंग इन द कंट्री, है ना। हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा काम अब जा करके हुआ है, देश के जितने सरकारी ऑफिस हैं, जितने रेलवे स्टेशन, सब पे लगभग में सोलर लगाया गया। सोलर सिटी प्रोग्राम, मतलब सोलर सिटी प्रोग्राम डेवलप करना, एक ऐसा सिटी डेवलप करना जो कम्प्लीटली सोलर पे मतलब कि बेस्ड हो। एम एट मिनिमम 10% रिडक्शन इन द प्रोजेक्टेड डिमांड ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी एट द एंड ऑफ 5 years विच कैन बी अचीव थ्रू अ कम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो देखते हैं, जैसे अभी देखा जाए तो कोची को एक अवार्ड मिला था, कोची का जो एयरपोर्ट है, सॉरी कोची एयरपोर्ट है, उसको एक अवार्ड मिला था यूएन की तरफ से, यूएन चैंपियन अवार्ड, है ना, क्योंकि कम्प्लीटली सोलर पे हो चुका था। यदि पूछा जाए कि कम्प्लीटली सोलर पे होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो कोची है। उसके अलावा फिर दमन जो है, सॉरी दीव जो है पहला शहर है। आई एम कन्फ्यूज, दमन या दीव, आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना, दमन या दीव, ये दोनों में से कोई एक शहर जो है 100% सोलर पे इस्टेब्लिश होने वाला पहला शहर है इंडिया का, ठीक है। तो कौन है, दमन है या दीव है, आप कमेंट सेक्शन में चेक करके बताएं गूगल से, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।